हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए। चलिए देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ दिया हुआ है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। जो सिद्धांत दिए गए हैं वे बता रहे हैं कि विकास जो है वो प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित होता है बताना है। ऑप्शंस यहाँ देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। आनुवांशिकता से होता है, शिक्षा से, संस्कृति, सामाजिक नीतियों से। तो जो बाल विकास है वो आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। जैसे बच्चे के माता पिता होते हैं, जैसे उनके बालों का कलर होता है, उनकी आंखों का कलर होता है, या उनमें कोई बीमारी होती है, तो वो सारी चीज़ें बच्चे की क्या है अपने पेरेंट्स पर चली जाती हैं, उससे आनुवांशिकता बोलते हैं। तो उससे उसका विकास भी बाधित होता है। शिक्षा से भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो बच्चे का विकास जो है वो अच्छा हो जाएगा। संस्कृति से प्रभाव भी पड़ता है और सामाजिक नीतियों से भी पड़ता है। समाज में जो बदलाव होते हैं, जो नीतियाँ आती रहती हैं, वो विकास को प्रभावित करती हैं। कई बार उसको प्रोत्साहित करती हैं, कई बार बाधित करती हैं। तो ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है चारों करेक्ट हैं। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं कौन से में सही हो जाएगा। केवल एक सही है, एक और दो सही है, केवल 1 2 3 सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। चारों विकल्प जो हैं ये सही हैं। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। तो किस प्रकार से बच्चों का विकास होता है। व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। अव्यवस्थित रूप में होता है, या किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। ऐसा तो नहीं है बच्चा छोटा है, अभी 1 महीने का और अचानक से आपने अगले दिन देखा तो वो 3 महीने का हो गया, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये रॉन्ग हो जाएंगी। ऑप्शन सी देख लेते हैं। सी में क्या दिया है। यहाँ दिया है, पूरे विश्व में सभी बच्चे जो हैं एक समान दर से बड़े होते हैं, सभी बच्चों में एक समान दर से विकास होता है। तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। सभी बच्चे के बढ़ने का क्रम अलग अलग होता है, उनके विकास की दर जो है वो अलग होती है। केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। बच्चे विद्यालय जाएंगे तभी उनमें विकास होगा, ऐसा संभव नहीं है। विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और जो है ये माँ के गर्भ से ही बच्चे में शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिलता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। व्यवस्थित रूप में होता है और परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। व्यवस्थित रूप तो आप इसका ये कहेंगे, मान लीजिए सबसे पहले क्या होता है, माँ के गर्भ से बच्चे का विकास माना जा रहा है, तो उसके दिमाग का विकास होगा, उसके शरीर के और अंगों का विकास होगा। और उसके बाद यहाँ पर है कि क्या सबसे पहले बच्चा बोलना भी सीख लेता है, धीरे धीरे छोटे शब्द बोलता है, फिर दो दो शब्द मिलाकर बोलता है, तो धीरे धीरे उसका भाषिक विकास भी होने लगता है। परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक इसको इसलिए बोला जाएगा क्योंकि हर बच्चे का जो क्रम है वो अलग अलग होता है। हर बच्चा अपने हिसाब से सीखता है, अपनी उसकी जो सीखने की क्रिया है वो अलग अलग होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर पूछा जा रहा है, छोटे बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था और द्वितीयक कारक संस्था बतानी है। तो बच्चों में के लिए, छोटे बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक संस्था क्या होगी और द्वितीयक कौन सी होगी। ऑप्शन में दे रखा है परिवार और पुस्तकालय। परिवार बच्चे के लिए प्राथमिक संस्था होती है और पुस्तकालय को आप द्वितीयक संस्था में रखते हैं। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है अभिभावक का कार्यस्थल। तो अभिभावक का जो कार्यस्थल है वो प्राथमिक संस्था के अंतर्गत नहीं आता है। आस पड़ोस ये सब जो है द्वितीयक संस्था के उदाहरण है। संचार के माध्यम ये द्वितीयक संस्था का उदाहरण है, और परिवार जो है प्राथमिक संस्था का उदाहरण है। यहाँ पर पूछा गया था पहले प्राथमिक बताना है फिर द्वितीयक बताना है, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। कानून और धार्मिक संगठन दोनों ही द्वितीयक संस्था के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। परिवार जो होता है प्राथमिक संस्था होती है, और पुस्तकालय जो होता है वो द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आता है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट समझ बना लेते हैं। तो कौन सा समय होता है जिसमें बच्चे जो हैं अपने भविष्य और वर्तमान के बारे में जो है स्पष्ट समझ उन्हें आ जाती है। संवेदी गत्यात्मक, तो ये अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है, ये नहीं होगी। इस उम्र जो उम्र होती है, ये जो अवस्था होती है, इसमें बच्चा जो है अपनी कोई समझ ऐसी विकसित नहीं कर पाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था, तो इसमें बच्चा वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में समझ नहीं बना पाता है, केवल वर्तमान में ही बच्चा जीता है, भविष्य के बारे में उसे कोई आइडिया यहाँ पर नहीं होता है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये होती है 11 से
13 वर्ष, या आप इसको प्रौढ़ अवस्था तक भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको बोला जाता है, क्योंकि 7 वर्ष का जो बच्चा हो जाता है उसको अपने वर्तमान में क्या चल रहा है वो समझ आ जाती है, और उसको ये भी समझ आ जाती है कि भविष्य में उसको क्या बनना है। बच्चों से आप पूछ भी लेते हैं, जैसे जो 7 से 11 वर्ष के बीच के बच्चे हैं उनसे आप पूछते हैं आपको क्या बनना है बड़ा होकर, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो वो अपने भविष्य के बारे में जो है समझ अपनी विकसित कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में दिया है जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी नीतियों विषय वस्तु रूप में जाना जाता है। तो कौन सी धारणा बनाते हुए यहाँ बात की जा रही है, बच्चा क्या करता है, जैसे उसके दिमाग में कोई चीज़ पहले से देखी हुई है, उसने उसके लिए कोई धारणा बनी हुई है, और वह उसमें क्या देखता है, दोबारा से कोई नई चीज़ देखता है, तो वो उस धारणा से उसको रिलेट कर लेता है कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं। शायद ही ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, सहज क्रियाएं नहीं है, ये संकेत भी नहीं है, अब धारणा कोई नहीं है, अपने मन में जो है पुरानी धारणा है और उनमें थोड़ा बहुत बदलाव करके वो नई धारणा बना रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको स्कीमा बोला जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में दिया है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास को आकार देता है। तो विकास को कौन आकार देता है, सामाजिक अनुवांशिक कारक देते हैं, संज्ञानात्मक संस्कृति, भावात्मक या प्राकृतिक कारक। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा संवेग या शारीरिक कारक, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक कारक जो होते हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार विकास को आकार देते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है। तो जब बात संज्ञान की होती है और लेव वाइगोत्स्की ने विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। भाषा है, संज्ञानात्मक द्वंद्व है, सहज क्रियाएं हैं या स्कीमा। स्कीमा प्याजे जी की रचना है, तो ये काट देंगे आप। सहज क्रियाएं नहीं, संज्ञानात्मक द्वंद्व भी नहीं होगा। लेव वाइगोत्स्की संज्ञान के लिए भाषा से संबंध रखते हैं, तो भाषा की भूमिका पर उन्होंने बल दिया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो बात की जा रही है नैतिक विकास के सिद्धांत की, तो ये लेव वाइगोत्स्की यहाँ पर नहीं होंगे, ब्रूनर भी नहीं है, जीन पियाजे, बी.एफ. स्किनर, तो बी.एफ. स्किनर भी नहीं है। लॉरेंस कोलबर्ग के साथ साथ ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये जीन पियाजे जी ने भी किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए। तो शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ किस तरह की होनी चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। दृढ़ होनी चाहिए, जड़ होनी चाहिए, गैर लचीला या सुनमय होनी चाहिए, या अनजान होनी चाहिए। तो गैर लचीला नहीं, अनजान नहीं, दृढ़ भी नहीं होनी चाहिए। जो अध्यापक की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ हों वो कैसी हों, लचीली और सुनमय हो, जिसमें बच्चों की समस्याएं सुनी जाएं, उनका समाधान हो। अगर आपकी कक्षा में कोई वीक बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन करें और उसको अच्छे से सिखाएं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। दिया है बुद्धिलब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना प्राय क्यों की जाती है। बुद्धिलब्धि IQ टेस्ट को विश्वसनीय क्यों नहीं माना जाता है, उनकी आलोचना क्यों हो रही है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर दिया है कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने में उनकी क्षमता, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, या संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, जो बुद्धिलब्धि के टेस्ट होते हैं वो उनकी क्यों आलोचना होती है, उनकी आलोचना इसलिए होती है क्योंकि वे प्रत्यक्ष रूप से जो है उन पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव से ग्रसित माना गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। चलिए देखते हैं 11 में क्या है। 11 में दिया है जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न को हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने मौखिक विचार के तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थी से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखता है। तो यहाँ पर जो कथन ए है ये सही है, पर जो इसका तर्क दिया है वो सही नहीं है। चलिए आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है ए आर दोनों सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये भी रॉन्ग। ए सही है लेकिन आर जो है ये गलत है, तो ये बात यहाँ पर सही है। जो कथन है वो सही है और जो उसका तर्क आर दिया है वो गलत है।
ए आर दोनों गलत हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है जेंडर, इसमें है रिक्त स्थान। जेंडर निमितियाँ हैं, जबकि लिंग जो है वो क्या है, इसमें भी रिक्त स्थान है। ये किस प्रकार की निमितियाँ हैं बताना है आपको। जेंडर जो होता है वो एक सामाजिक रचना होती है और जो लिंग होता है वो जैविक संरचना होती है, जिसको कि लड़का है, ये लड़की है, लड़कियां ये कार्य करती हैं, लड़का ये कार्य करता है। तो ये चीज़ों का निर्धारण कौन करता है? इस सब का निर्धारण करता है समाज। और जो लिंग होता है ये प्राकृतिक होता है, अर्थात क्या होता है, जैविक की संरचना होती है। जीव जब जन्म लेता है तभी उसके लिंग का निर्धारण हो जाता है, उसमें समाज का कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आप कट कर देंगे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। यहाँ दिया है एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिक भिन्नता के प्रति क्या करना चाहिए। तो अधिगम सुगम हो, सबके लिए सुसाधक हो, तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। बी में दिया है उनको अनदेखा करना चाहिए, तो अनदेखा आप नहीं करेंगे। उनको मिटा देना चाहिए, ये भी गलत है। उनका दमन करना चाहिए, ये भी गलत है। यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। व्यक्ति की भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे जो हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, उनमें कोई विकार हो सकता है। कोई बच्चा जल्दी सीखने वाला है, कोई धीमे सीखता है, किसी में कोई शारीरिक अक्षमता होती है। तो उसके हिसाब से टीचर को क्या है, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अलग है और उसके सीखने की गति भी अलग होती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। यहाँ पर दिया है आफ्टर रीडिंग ए स्टोरी अपर्णा ऑफन जम्बल सेंटेंस ऑफ द स्टोरी एंड गिव्स इट टू बैक स्टूडेंट टू पुट इन द राइट ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या कर रही है अपर्णा, बच्चों को एक जम्बल स्टोरी दे रही है, सुना रही है। उसके कुछ जम्बल हैं उसके पास, वो क्या करती है, उनको बाप ने बच्चों को दे रही है, उनको राइट ऑर्डर में रखने के लिए। अपर्णा इज स्ट्रेंथनिंग हर स्टूडेंट, तो वह अपर्णा जो है अपने बच्चों की कौन से स्किल को मजबूत करना चाह रही है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वह राइटिंग स्किल देख रही है उनका, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल या स्पीकिंग स्किल। तो टीचर क्या कर रही है, उनको एक जंबल स्टोरी सुना रही है और सुनाने के बाद क्या कर रही है, जंबल्स को दे रही है कि बच्चे उनको ऑर्डर में लगाएं। तो वे ऑर्डर में तब लगाएंगे, यहाँ पर लिखने की बात नहीं। या के बाद क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे और पढ़कर क्या करेंगे, बच्चों को स्टोरी पढ़ने के ही लिए कह रही है वो। आफ्टर रीडिंग ए स्टोरी, तो वो क्या कर रहे हैं, एक स्टोरी पढ़ने के लिए और पढ़ने के बाद उसको उसके ऑर्डर में लगाना चाह रही है। तो यहाँ पर कौन सा स्किल उनका मजबूत हो रहा है, यहाँ पर रीडिंग स्किल जो है बच्चों का मजबूत हो रहा है। बच्चे सही से पढ़ेंगे तभी स्टोरी को सही जो ऑर्डर है उसमें रख पाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच इन ए लैंग्वेज कैपेबल अल्टरनेटिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड इज। तो क्या होती है स्मॉलेस्ट यूनिट, यहाँ पर पूछा गया है बोलने के लिए भाषा में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, अर्थात यहाँ पर पूछा गया है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो इसको क्या बोला जाता है, मॉर्फिम है, फोनिम है, या ग्राफिम है, या वर्ड है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को फोनिम बोला जाता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते नंबर 16 में देखते हैं। यहाँ दिया है फंक्शनल सिलेबस इन लैंग्वेज लर्निंग हेल्प्स लर्नर्स टू डेवलप। तो जो फंक्शनल सिलेबस होता है, जो जटिल बच्चों का पाठ्यचर्या है, वो किस चीज़ में बच्चों की मदद करता है। इसको क्रियात्मक भी बोलते हैं, क्रियाशील भी बोल सकते हैं आप इसको। तो फंक्शनल का जो यहाँ पर मीनिंग है वो क्रियात्मक या क्रियाशील से आएगा। तो यहाँ पर दे रखा है फंक्शनल सिलेबस इन लैंग्वेज लर्निंग, तो क्या हेल्प करता है, बच्चों कल कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाता है, उनकी जो व्याकरणीय दक्षता होती है उसको ये इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 17 है, नेहा हैज़ डेवलप्ड ए वैलिड टेस्ट फॉर टेस्टिंग हर स्टूडेंट स्पीकिंग स्किल। नेहा एक टेस्ट ले रही है, वैध टेस्ट रख रही है, और वो वैध टेस्ट किस स्किल को टेस्ट करने के लिए रख रही है, स्पीकिंग स्किल देखना चाह रही है बच्चों का। बट सी नीड्स ए लॉट ऑफ टेक इक्विपमेंट टू एडमिनिस्टर हर टेस्ट। तो वह अपने टेस्ट को कैसे इक्विपमेंट यूज़ करके एडमिनिस्टर कर सकती है। नेहा के टेस्ट में क्या कमी हो रही है यहाँ पर, तो चलिए बताना है हमें। वो वैधता टेस्ट करना चाह रही है, किस तरह के उसे उपकरण की आवश्यकता है और उसकी किस तरह की जांच वहाँ यहाँ पर हो रही है। यहाँ दे रखा है कंटेंट वैलिडिटी है, वैधता जांचना चाह रही है। जो वह पढ़ा रही है, जो सामग्री उसके पास है वो वैलिड है नहीं या नहीं है, वैध है या नहीं है। तो यहाँ पर कंटेंट की वैलिडिटी चेक हो रही है।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। नंबर 18 में है डिसलेक्सिया इज ए लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेट टू। डिसलेक्सिया जो होता है लैंग्वेज का डिसऑर्डर होता है और ये किससे संबंधित होता है, बच्चे को क्या समस्या आती है इसमें। बच्चे को रीडिंग में समस्या आती है, राइटिंग में, लिसनिंग में या स्पेलिंग में। तो स्पेलिंग में नहीं आती है, लिसनिंग में भी नहीं आती है, ना राइटिंग में आती है। जो डिसलेक्सिया होता है बच्चा क्या किस में समस्या महसूस करता है, वो रीडिंग में। बच्चा चीज़ों को सही से पढ़ नहीं पाता है, इसको बोला जाता है। जो डिसलेक्सिया विकार होता है भाषा संबंधी, पढ़ने से संबंधित होता है, पठन विकार इसको बोला जाता है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा और सीटेट की अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा।